कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। ये शहर हमेशा किसी न किसी के कब्जे में रहा है, कभी गैंगस्टर्स के तो कभी सियासी जमातों के तो कभी एजेंसियों के। यहाँ फैसले अदालतों में नहीं बल्कि गलियों में हुआ करते थे। बात उसी की मानी जाती थी जिसके पास हथियार होता था। यहाँ असल पावर सिर्फ उसी के पास होती थी जो कानून को मानने की बजाय उसको तोड़ते थे। और आज भी ज्यादा कुछ नहीं बदला, कराची उसी तरह से चल रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है, इसे चलाता कौन है? 1980 लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका। एक वक्त था जब ये इलाका बॉक्सिंग, फुटबॉल और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर था, मगर फिर जराइम ने आहिस्ता आहिस्ता इस कल्चर को दबा दिया। ये वो दौर था जब कराची के हर इलाके में किसी न किसी का कंट्रोल था। लियारी का अपना सिस्टम था, इसी तरह मलेर, कुरंगी, नाजमाबाद, हर इलाके का अपना अपना बॉस था। कराची में जुर्म अचानक शुरू नहीं हुआ, इसकी बुनियाद रखने वालों में से एक नाम था रहमान डकैत। असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लियारी का रिहायशी, मगर इसका नाम पूरे शहर में जाना जाता था। इसका बाप और चचा 1960 की दहाई से ड्रग्स स्मगलिंग करते थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी कम उम्री में ही जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। इससे सिर्फ 13 साल की उम्र में एक शख्स पर चाकू से हमला किया, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसने अपनी माँ का भी कत्ल किया, क्योंकि उसका ताल्लुक एक मुखालिफ गैंग के रुकन से था। रहमान का असल अरूज 2001 के बाद आया, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी कायम की। यहाँ ड्रग्स, भत्ताखोरी, असला, हर किस्म का गैर कानूनी काम किया जाता था। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो समझते थे क्योंकि वो मुकामी लोगों की मदद करता था, मगर कुछ के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था जिसका असर व रसूख दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। दूसरी तरफ एक और शख्स था, फैजू मामा। वो रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस अड्डे पे टाइम कीपर का काम करता था, आने जाने वाली बसों के औकात लिखता था। सालों मेहनत के बाद वो उस अड्डे का मैनेजर बना। उसने एक ट्रक खरीदा और अपना बस स्टैंड बनाया अपने नाम से, फैजू मामा बलोच। लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस का भी एक कानून था। हर महीने पुलिस, गुंडों और गैंग लीडरों को भत्ता देना पड़ता था। फैजू मामा हर महीने रहमान डकैत को 15,000 भत्ता देता था। जैसे जैसे उसका कारोबार बढ़ता गया, भत्ते की रकम भी बढ़ती गई। जो लोग भत्ता देते थे, गैंग मुश्किल वक्त में उनके काम आता। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता रहमान डकैत का असर कम होने लगा। ये इसके जवाल की शुरुआत थी। नए नए गैंग्स जन्म ले रहे थे, जिनमें से एक नाम अरशद पप्पू का भी था। वो भी अपना रोब जमाना चाहता था। जब उसे पता चला कि रहमान डकैत हर महीने भत्ता जमा करता है, तो उसने भी इसी खेल को शुरू करना चाहा। उसने फैजू मामा को फोन किया और कहा, आज के बाद भत्ता तुम रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दोगे। मगर फैजू मामा ने साफ इनकार कर दिया। अरशद पप्पू ने मंसूबा बनाया कि फैजू मामा को कत्ल करके सबको पैगाम दिया जाए और अपना रोब कायम किया जाए। कुछ महीनों बाद फैजू मामा को अगवा किया गया और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, और उसने इस कत्ल की जिम्मेदारी भी सरेआम कबूल की। दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया। रहमान तो मर गया, मगर उसकी कुर्सी खाली नहीं रही। उसी कुर्सी पे बैठा उजैर बलोच, जो कि फैजू मामा का बेटा था, जिसके सर पर अपने बाप के खून का बदला सवार था। अब गैंग वार एक नई सतह पर पहुंचने वाली थी। हर गली, हर इमारत, हर कारोबार उजैर की इजाजत से चलते थे। हर काम के लिए अलग लोग होते थे। कोई पैसे इकट्ठे करता था तो कोई फायरिंग स्क्वाड को दिखता था और कोई पुलिस के साथ सेटिंग में। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उजैर सियासत के साथ जुड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करते थे। इलेक्शन उसकी मर्जी से होते थे। इसके खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात थे। लोगों को अगवा करना, जिंदा जलाना और दुश्मनों को सरेआम गोली मारना, ये सब उसके लिए मामूल था। इसके बावजूद वो आजादी से घूमता था क्योंकि इसके पीछे सियासत थी। लियारी उसकी सल्तनत बन चुकी थी और उस सल्तनत का एक ही बादशाह था, उजैर बलोच। अब बारी थी अपने बाप के खून का बदला लेने की। उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर मिली भगत की और अरशद पप्पू को पकड़ने का मंसूबा बनाया। पुलिस ने अरशद पप्पू को पकड़ा और उजैर बलोच के हवाले कर दिया।
जो होने वाला था वो इंतहाई शफाक था। लियारी की गलियों में अरशद पप्पू को मारा गया। जब लोगों ने देखा कि ये उसका आखिरी वक्त है तो पूरा हजूम उस पर टूट पड़ा। उज़ैर बलोच ने उसके कान काटे, सर जिस्म से अलग किया और लाश के साथ फुटबॉल खेली। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि एक हकीकत थी, इंतहाई शफाक हकीकत। दूसरी तरफ कराची के मरकजी इलाकों में MQM का कंट्रोल था। MQM का मतलब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसके बानी थे अल्ताफ हुसैन, जो लंदन बैठकर अपनी पार्टी को कंट्रोल करता। इब्तदा में लोगों ने सपोर्ट किया, मगर जल्द ही भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग आम हो गई। बंदूक की नोक पर वोट लिए गए, जो इनकार करता था उसे मार दिया जाता था। सियासी जमातें, पुलिस और गैंगस्टर सब एक ही मेज पर थे। आम आदमी इसके बीच पिस रहा था। फिर 2013 में रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। लियारी में छापे बढ़े। उज़ैर बलोच को दुबई से गिरफ्तार कर पाकिस्तान लाया गया। MQM के दफातर बंद कर दिए गए। उनका सबसे बड़ा मरकज 90 को सील कर दिया गया, जहां से गैर कानूनी असला बरामद हुआ। इस तरह जराइम की शरह तो कम हुई, मगर सवाल फिर भी बाकी रहा। क्या वाकई सब कुछ क्लियर हो गया? आज बंदूक की जगह फाइलें बोलती हैं, गलियों की जगह दफातर में जुर्म होता है। नए माफिया आ चुके हैं, वाटर टैंकर माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया, रियल एस्टेट माफिया। सब कुछ कानूनी लगता है, मगर अंदर से निजाम वही है। और जो इन सब में सबसे ज्यादा पिसता है वो है कराची का आम शहरी, क्योंकि कराची को ना पुलिस चलाती है ना सियासत। कराची को चलाता है ताकत का दबाव।